लोग, फांसीवादी लोग, मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग, सामंतवादी लोग इस देश की सत्ता पे स्थापित है। पिछड़े दलित समाज चाहे गरीब गुरबा मजदूर वर्ग से जो आ रहे हैं उनको लिए बहुत चालाकी से, बहुत शार्प तरीके से कहिए, उनके लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं। सारे लोग ना अपना अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड बताते जाना। हमारे पिताजी किसान हैं, हम प्रयागराज से ही हैं, स्नातक कर रहे हैं बीए। पिताजी हम लोग 3 भाई हैं, तीनों भाई को पढ़ाने के सिलसिले में पढ़ाई में कम से कम 1.5 लाख कर्ज में। मेरा नाम सुब्रू यादव है, इलाहाबाद से हूँ और मेरे पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं। मैं ऐसे घर से आता हूँ जो पूरी तरीके से मजदूरी पे आश्रित है। आप अनुमान लगाइए कि जो हॉस्टल पहले 8,000 हुआ करते थे 15,000 हुए हैं, और अगर आप उसमें मेस के खर्चे और तमाम अन्य खर्चे, यहाँ तक कि 5,000 एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीस यूनिवर्सिटी हॉस्टल का ले रही है, तो इस तरीके से उसका सालाना खर्चा आप जोड़िएगा तो 60,000 रुपये के आसपास पहुँच रहा है। ऐसे ढेर सारे टीवी चैनल, ढेर सारे अधिकारी आपको फीस वृद्धि के फायदे गिनाने लगेंगे। जिस तरीके से वो इस बात का फायदा गिना रहे हैं कि महंगाई बढ़ी तो क्या क्या फायदा हुआ। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत यादव और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। कुछ ऐसे क्रांतिकारी छात्र हैं जो ऊपर 400% फीस वृद्धि के विरोध में आमरण अनशन कर रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां तमाम जगहों से लड़के आते थे और गरीब परिवारों से भी आ जाते थे, पढ़ाई कर लेते थे। आप क्या करेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रसेनजीत है जी और मैं आयसा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ जी। और आज इलाहाबाद के साथी जो लंबे समय से आंदोलन में हैं उनके समर्थन में मैं भी भूख हड़ताल पे हूँ और पूरी तरह से समर्थन व्यक्त करने आया हूँ। और ये बात कहने आया हूँ कि ये आंदोलन सिर्फ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का आंदोलन नहीं है। आपने सही कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे देश की कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें फीस वृद्धि की पूरी कोशिश मोदी सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति के द्वारा की जा रही है। अभी बगल के ही यूनिवर्सिटी BHU है जिसमें भी कल से खबर आ रही है कि फीस वृद्धि वहाँ भी 4 गुना से ज्यादा होने जा रहा है। तो ये एक तरह से पूरे देश भर की परिघटना हो गई है। पूरे देशव्यापी एक अभियान मोदी सरकार के द्वारा चल रहा है और उस अभियान का सीधा मतलब है कि गरीब मजदूर बहुजन समुदाय से आने वाले जो छात्र नौजवान हैं, मध्यवर्गीय किसान परिवार से आने वाले छात्र नौजवान हैं, वो अब कोई सरकारी संस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सरकारी विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं कर पाएगा। वो अगर पैसा देने योग्य है, पैसा दे सकता है तो पढ़ सकता है, नहीं पैसा दे सकता है पढ़ाई नहीं पढ़ सकता है। और ये पूरी शिक्षा को पूरी तरह से बाजार के हवाले कर दिया गया है। जिस तरह से हम किसी मॉल में जाते हैं, हमारे पास पैसा होता है, हम उनको सामान लेते हैं, नहीं होता है हम लौट जाते हैं। तो शिक्षा एक मूलभूत जरूरत, एक कल्याणकारी राज्य की मूलभूत एक अधिकार है। उससे बेदखल करके, उसे बाजार के हवाले करके बाजारीकरण किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि शिक्षा का बाजारीकरण नहीं चलने देंगे, शिक्षा का इस तरह से मूल्य वृद्धि नहीं चलेगा। सरकारी संस्थानों में सारे वर्ग के बच्चे पढ़ाई कर सकें, इसके लिए ये आंदोलन है। ये बहुत बेहद जरूरी आंदोलन है और इसीलिए आयसा के बतौर भी हमें लगा कि इसको देशव्यापी एक समर्थन की जरूरत है और इसी कड़ी में हम यहाँ आए हैं और आगे भी इस आंदोलन को और मजबूत करने की दिशा में। सरकार कह रही है कि जिसको पढ़ना होगा तो 2-4 हजार खर्च कर लेगा। लोग खर्च कर लेते हैं, अपनी बाकी जरूरतों पे आप खर्च कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, जूते पहन रहे हैं, घर का खर्चा चलता है। तो अच्छी एजुकेशन है तो पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। राज्य का मतलब रही कहा जाएगा। स्टेट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, शिक्षा स्टेट का अधीन आती है। मूलभूत सुविधाएं क्यों दिया जाता है? फंडामेंटल राइट्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए, किस बेस पे चल रहा है? यानी इसका मतलब ये भी पूंजीपतियों के हाथ में बेच दीजिए, विधायक संस्था लोकतंत्र के चारों स्तंभ बेच दे दीजिए, वही सब चलाए। मतलब क्या मतलब रह जाएगा? नेशन का मतलब क्या रहता है? नेशन का मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मुहैया कराना, समता समानता, समाज के पिछड़े तबके, दलित तबका, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है उसको फॉलो करना, सबको न्याय देना, कास्ट सेंसस करना, तमाम ऐसी सारी चीजें हैं। जातिवार जनगणना हो, सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी भागीदारी हो। आज जो पिछड़ा समाज है, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, जिसके हाथ में आज तक कलम नहीं, उसको कलम थमाया जाए, रोजगार थमाया जाए, शिक्षा थमाया जाए, बिजली पानी सुना जाए। यही स्टेट का मतलब होता है ना। पर स्टेट तो कह रहा है कि स्टेट में 2 ही प्रॉब्लम है, एक हिंदू खतरे में है, दूसरा चाइना जो है, चाइना छोड़ो पाकिस्तान पीछे पड़ा है स्टेट के, उसके सिवा कोई इशू ही नहीं है। खतरे तो इनको पिताजी में ही है जो इनको पैदा किए हैं।
वो लोग उनके पास जो पैदा किए हैं वो भी सोच रहे हैं कि हम क्यों पैदा किए, वो लोग भी खतरे में। मतलब देख रहे हैं देश की मतलब युवाओं को बरगलाना, हिंदू सांप्रदायिक क्या मतलब है, सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देना, दंगे कराना, हिंदू मुसलमान कराना, भाईचारा को खत्म कर देना, क्या मतलब है। ध्रुवीकरण करके राजनीति की रोटी सेकने वाले लोग, जो हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों पे अपना सत्ता काबिज करने वाले लोग, फांसीवादी लोग, मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग, सामंतवादी लोग इस देश की सत्ता पे स्थापित है और हमेशा समाज को तोड़ने के काम किए हैं और हमेशा समाज को बांटने का काम किए हैं। तो हमारा एकदम डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन विद राइट के साथ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन पिछले 2 महीने चल रहा है। 2 महीने में हम लोग ज्ञापन दिए, आंदोलन किए, घेराव किए, नहीं सुनने के बाद हम लोग आंदोलन किए, अनशन किए, बड़ा काल करके घेराव किए। दिक्कत ये है कि आखिर में हमारे लिए क्यों, हमारे लिए मतलब जैसे बाजारीकरण का दौर चालू हुआ है, निजीकरण के दौर चालू हुआ है, पूंजीपतियों के हाथ में जब भी देश की संवैधानिक संस्थाएं बेची जा रही है, तो आखिर इससे घाटा किसका है। देखिए पूर्ण रूप से देखेंगे कि हमारे लिए जो पिछड़े दलित समाज, चाहे गरीब गुरबा मजदूर वर्ग से जो आ रहे हैं, उनको लिए बहुत मतलब चालाकी से, बहुत मतलब शार्प तरीके से कहिए, उनके लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं। या आप लोग जाइए, अभी एक उदाहरण दिया गया है कि आप लोग जिस प्लेटफॉर्म से उठे हैं, जो मालिक लड़का है, मालिक करे, जो सफाई कर्मी का है, चाहे वो करे, चाहे चर्मकार है, चाहे मतलब जो उनकी परंपरागत कार्यशैली रहे उसी में जाए और उसी में ट्रेडिशन में रहें, बाकी और आगे ना सोचें। मैं एक छोटा सा जो है टेस्ट लूंगा, सारे लोग ना अपना अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड बताते जाना। मेरा नाम मोहम्मद सर, मैं स्नातक का छात्र हूँ और मेरे पिताजी एक छोटे व्यापारी। हाँ, छोटे व्यापारी हैं, ठीक है, बोलिए। हमारे पिताजी किसान हैं, हम प्रयागराज से ही हैं, स्नातक कर रहे हैं यहाँ BA। कितना फीस लगा था पिछली बार? पिछली बार तो 975 रुपए था, अब 4000 हो गया, 3700। ठीक है, आपका कितना क्या कर रहे हैं यहाँ से? देखिए मैं मूलतः कुशीनगर निवासी हूँ और स्नातक अंतिम वर्ष का छात्र हूँ। और मेरे पिताजी, हम लोग 3 भाई हैं, तीनों भाई को पढ़ाने के सिलसिले में कम पढ़ाई में कम से कम 1.5 लाख कर्ज में, हर साल 1.5 लाख कर्ज में जाते हैं और बैंक से लोन भी है, उसका बकायदा आपको प्रमाण देना और दे दीजिएगा। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभ यादव, मैं इलाहाबाद से हूँ और मेरे पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं। और MA जब मैंने किया था 2017 में, 2019 में पास आउट हूँ, तो मैंने 1600 रुपए फीस जमा किया था। अब मुझे 4000 जमा करना पड़ेगा। मैं ऐसे घर से आता हूँ जो पूरी तरीके से मजदूरी पे आश्रित है। मेरे पिताजी एक मजदूर है। क्या कर रहे हो यहाँ से? यहाँ से मैं MA अंतिम वर्ष का छात्र हूँ। और पिछली बार कितनी फीस जमा की थी? जब मैं 2014 में यहाँ पे एडमिशन लिया तो मैं 350 रुपये दे करके BA में एडमिशन लिया था। MA में 1500 रुपये में एडमिशन दिया। अब BA में 4000 रुपये लगभग देने पड़ेंगे और MA में भी आपको इससे ज्यादा 4700 5000 के आसपास फीस देनी है। ठीक है भाई। वृद्धि हुई है। ये सिर्फ एकेडमिक एजुकेशनल कोर्सेज के लिए फीस वृद्धि आपको सामने दिख रहा है। हाँ। लेकिन उसके पीछे जो हॉस्टल की फीस वृद्धि हुई है, आप अनुमान लगाइए कि जो हॉस्टल पहले 8000 हुआ करते थे 15000 हुए हैं। और अगर आप उसमें मेस के खर्चे और तमाम अन्य खर्चे, यहाँ तक कि 5000 एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीस यूनिवर्सिटी हॉस्टल का ले रही है, तो इस तरीके से उसका सालाना खर्चा आप जोड़िएगा तो 60,000 रुपए के आसपास पहुंच रहा है। तो ये जो 60,000 रुपए और प्लस आपके कोर्सेज की फीस 5,000 से 10,000 के रूप में बढ़ी है। और BA LLB की और जो ऑटोनोमस कोर्सेज हैं यहाँ पे, सिर्फ फाइनेंस कोर्सेज हैं, BA इन मीडिया स्टडीज IPS की जो कोर्सेज है, तो उसकी फीसेज आपको 50,000 से अधिक, 80,000 से भी अधिक बढ़ोतरी में मिलेंगी। सीधा सिंपल हम ये कहना चाह रहे हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत सरकार ने लगातार संस्थानिक हमला किया। संस्थानिक हमले के रूप में उसने UGC को खत्म किया, MHRD को भी खत्म किया और MPhil जैसे डिग्री कोर्स को भी खत्म किया। इस दौर में दलित OBC की पहली पीढ़ी अभी यूनिवर्सिटी में अपना कदम रखी है। कुछ लोग शायद प्रोफेसरशिप में जा पा रहे हैं, उसको डायरेक्ट बैरिकेड कैसे कर दिया जाए, नई शिक्षा नीति उसके लिए लागू कर दी गई और इसमें यह दिया गया कि इस वृद्धि के माध्यम से इनको बैरिकेड कर दीजिए। मैं ये पूछ रहा था कि यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या कर रहा है? 35 दिन हो गए, कुछ स्टैंड है, कुछ बातचीत हुई? अभी 4-5 दिन पहले आप लोग मिलने गए थे शायद, गए थे? हाँ बिल्कुल। तो अभी क्या अपडेट है इस पूरी घटना पे? हम लोग की डेलीगेशन से हम लोग गए थे, उसके बाद टेबल टॉक हुई, उसमें ये कुतर्क देना चालू किए कि
गरीबों का हम लोग पुअर क्लास जो है उसको मतलब स्कॉलरशिप के तहत उनको रिफिल किया जाएगा। तो मतलब हम कहें कि स्कॉलरशिप तो हम लोग में भी उनको तर्क किए कि स्कॉलरशिप के तहत तो हमारा आता है नहीं आता है वो तो समाज कल्याण का हमारी बात है, लेकिन आप कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ गरीब पढ़ेगा अमीर पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? डिस्क्रिमिनेशन आप क्यों लागू करना चाह रहे हैं? ये तो काम सरकार की है और सरकार का काम है गरीबी अमीरी चाहे जो भी हो उसका डाटा है उसका सरकार का काम है। तो देखिए और सारी तर्क पे हुई, हम लोग अपनी सवाल रखे हैं कि ये नई शिक्षा नीति आई है उसमें हेफा आया है जो 10% जनरेट करने की बात कर रही है, उसके बाद ग्रांट और विश्वविद्यालय प्रशासन को तमाम सवालों से जब हम लोग घेरे तो बाकायदे उसमें कबूला प्रोफेसर राम और यहाँ के रजिस्ट्रार जो है वो लोग कबूले कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ग्रांट जो अनुदान होती है यूजीसी ने अनुदान देना बंद कर दिया, कटौती कर दिया और उस तरह से हमको हमारे बजट में कटौती है तो हम लोग जो बर्डन है जो चार्ज है वो छात्रों के ऊपर 400% वृद्धि करके लेना चाह रहे हैं। तो शासन मान रहा है कि सरकार उनसे करा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सरकार का ही तो खेल है, एजुकेशन मिनिस्ट्री का एकदम सबसे डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व है। देखिए और नई शिक्षा नीति को ये डायरेक्ट लागू नहीं कर रहे हैं, इसमें भी इनका एक षड्यंत्र है, एक इंस्टॉलमेंट बेस पे लागू कर रहे हैं। मतलब छोटे छोटे नई शिक्षा नीति को छोटे छोटे पार्टों में बांट दिया गया है और उसको धीरे धीरे विश्वविद्यालयों में और विद्यालयों में उसको लागू किया जा रहा है। और देखिए अभी तो गाज छात्रों के ऊपर गिरा है, इसके बाद प्रोफेसरों के ऊपर गिरी, एमफिल के ऊपर गिरी चुकी है और कर्मचारियों के ऊपर गिरेगी। ये वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जिसने देश को बड़े बड़े नेता दिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन दिए और बड़े बड़े अफसर दिए, लेकिन आज इस विश्वविद्यालय में छात्रों को सिर्फ इसलिए परेशान होना पड़ रहा है कि उनकी फीस बढ़ा दी गई है। देखने वाली बात यह होगी कि विश्वविद्यालय प्रशासन क्या करता है और सरकार क्या करती है, वरना छात्रों का प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा।